गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू चैप्टर जो कि है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। सो आज हम बात करने वाले हैं जैसे आप यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में पेमेंट्स के लिए, आपका फोन पे है, गूगल पे है, आप पेटीएम है, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप नाम से समझ गए होंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, क्लियर है? तो आप वर्ड से समझ गए होंगे कि आज हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, उनको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, जब आपके फोन पे गूगल पे वगैरह नहीं थे तो जब हम ट्रांजेक्शन करना होता, हमें जब पैसे की लेन देन करनी होती थी तो हम कैसे करते थे? ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हम कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर आपको बैंक से पैसे निकालना है तो आपको बैंक जाना होगा, क्लियर है? वहां पे लंबी सी लाइन लगी होगी, बहुत सारे लोग आए होंगे ना, लाइन में आप खड़े होकर पैसे निकालोगे, क्लियर है? फिर आप वहां से लेकर के आओगे। बैंक की टाइमिंग होती है कि आप मॉर्निंग में 10 बजे जा सकते हो ना, 4 बजे तक आप शाम के निकाल सकते हो, उसके बाद बैंक नहीं निकालती है, फिर बीच में उनका लंच हो जाता है, क्लियर है? तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को पैसे निकालने में और जमा करने में भी, क्लियर है? जमा करने में तो यूं छुट्टी में जाता है ना, बैंक वालों को पैसे मिल रहे होते तो वो तो फटाक से ले लेते, बट निकालने में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब मान लीजिए मुझे किसी को बाहर पेमेंट भेजनी है तो मुझे दिक्कत होती थी कि मैं कैसे भेजूंगी, तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली किसी के हाथ भिजवाना होता था ना, इस तरह से हम लोग क्या करते थे, पैसे भिजवाते थे। जब आप क्या है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, तो क्या हुआ कि आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। अब एक्सपेंड कैसे हो गई? जैसे आप क्या करते थे पहले कि आपको बैंक में जाकर के पैसे निकालना होता, तो आप क्या करते थे, बहुत कम लोग जाते थे बैंक में पैसे जमा करने के लिए। बट प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है? जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन निकाल भी सकते हैं, है ना? ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन, ठीक है ना? तो जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो क्या होगी, थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, क्लियर है? अब लोगों के पास आपको टूटे पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? जल्दी कैश लोग लेके नहीं चलते हैं, है ना? सारे बैंक के पैसे क्या होंगे, बैंक में जमा है, और बैंक की सर्विस क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, ठीक है? उसकी जो इनकम थी वो भी क्या हो गई, इस तरह से एक्सपेंड हो गई। लोग पैसे ज्यादा जमा करेंगे, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन करेंगे ऑनलाइन, तो उससे क्या मिलेगा, उसके बदले पैसा लेगा वो, क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, बैंक को भी फायदा हो गया और इंसान को भी फायदा हो गया, बैंक जाना आना नहीं पड़ता है, क्लियर है? तो आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आपको समझ में आ गए क्या होते हैं। अब बात करते हैं आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है आपका ओटीपी एंड क्यूआर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कि आपका ओटीपी एंड क्यूआर क्या होता है। तो ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना? और इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं वन टाइम पिन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, वन टाइम पिन, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, आपने बहुत ही सुना होगा ओटीपी ओटीपी ओटीपी, है ना? कोई ओटीपी मांगे तो नहीं देना है ना? तो ये क्या ओटीपी क्या होता है आपका, ये एक तरह का पिन होता है, ठीक है ना? ओटीपी क्या होता है, आपका पिन होता है। अगर आपको कहीं पर भी लॉगिन करना है, ठीक है ना, आपको डिजिटली फाइनेंशियल जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आपका फोन पे है, पेटीएम वगैरह है, क्लियर? इनमें जब भी आप इंस्टॉल वगैरह करेंगे तो हमेशा आपसे क्या मांगता है, ओटीपी मांगता है। जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे क्या बोलते हैं, आपको ओटीपी आती है आपके पास, क्लियर है? अब ओटीपी है क्या, तो ये आपका एक होता है तरीका होता है ये जानने का कि पेमेंट जो है वो आपके ही थ्रू हो रही है, क्लियर? इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई अगर आपका फोन हैक कर ले या फिर आपके बैंक से गलत तरीके से पैसा निकालना चाहे, उसके पास क्या है कि आपके पास ओटीपी आ जाएगी, क्लियर? अगर आप ये शेयर नहीं करेंगे तो आपके बैंक से पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि बैंक को पता है कि हमें ओटीपी नहीं मिली है, इसका मतलब ये है कि इसका मालिक जो है, जो फोन का मालिक है, उसके हाथ में उसका फोन नहीं है, क्लियर है? तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपनी ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करनी है, क्लियर? अगर आप शेयर करेंगे तो आपके बैंक से पैसे गए, और ऐसे काफी सारे आप देख सकते हैं मामले आ भी चुके हैं सामने, क्लियर है? तो ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ओटीपी जो होती है आपकी वो टाइम उसका जो होता है, ठीक है? किसी में आप देखेंगे 1 मिनट होता है, किसी में, ठीक है, किसी में 30 सेकेंड्स होते हैं, क्लियर है? जितनी ज्यादा आपकी ऑफिशियल चीज होंगी, ठीक है ना, ओटीपी टाइमिंग आपकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्लियर है? जहां पे आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हो रही होती, आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो उसमें ओटीपी आ रही होती है, तो उसमें जो आपकी टाइमिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्लियर है? बट अगर आप कहीं पे ट्रांजेक्शन वगैरह करें तो आप देखेंगे आपको सिर्फ 30 सेकेंड, क्लियर है? या फिर 3 मिनट तक आपका, मैक्सिमम 3 मिनट तक जाता है आपका, बट मैक्सिमम कितना, 30 सेकेंड तक आपका रहता है, क्लियर? ओटीपी का टाइमिंग। और इसमें क्या होता है कि एक एल्गोरिथम पे काम करता है, जब भी आप देखेंगे आपकी जो ओटीपी आती है वो हर बार चेंज होकर आती है, ठीक है ना? कभी कभी उसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड
नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फोन वगैरह को हैक करना इस तरह से, क्लियर है। आपके जो मतलब पैसा ट्रांजेक्शन होता है उसे हैक करना मुश्किल हो जाता है, ये उन्हें पता ही नहीं था कि ओटीपी क्या आएगी, है ना, क्योंकि इस पे काम कर रहा होता है, या आपको एल्गोरिथम पे काम कर रहा होता है, क्लियर है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्यूआर कोड, आपने कई बार सुना हो कि क्या है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड है, क्लियर है। कहीं पे आपको मिल जाएगा रिकॉग्नाइजेशन, इसकी आपको क्या मिल जाएगा, क्विक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर दोनों में से कोई भी आपको मिल रहा है तो आप टिक कर देंगे उसे, ठीक है ना। लेकिन आप प्रायोरिटी किसे देंगे, तो क्विक रिस्पॉन्स को देंगे, क्लियर। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप टिक कर सकते हैं किसको, क्विक रिकॉग्नाइजेशन को, क्लियर। इतनी चीजें। अब क्यूआर कोड्स होते क्या है, तो आपने देखा होगा किसी जब प्रोडक्ट वगैरह देखते होंगे आप, तो पीछे की तरफ क्यूआर कोड रहता है उसमें, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी क्यूआर कोड को वेब कैम से या अपने फोन के कैमरा से स्कैन करते हैं तो वो आपको क्या करता है, किसी वेबसाइट पे भेज देता है, ठीक है ना। आप किसी की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, क्लियर है। अब वो वेबसाइट क्या होती है, जैसे आपने किसी लाइफ बॉय को, ठीक है ना, लाइफ बॉय के पीछे भी आप देखेंगे साबुन के पीछे क्यूआर कोड होता है, उसे स्कैन करेंगे तो क्या होता है, स्कैन करने से इनमें आप पहुंचते हैं वेबसाइट पे, उस कंपनी की वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस पे, आपकी वेबसाइट पे, कि प्रोडक्ट कैसे बनाया है, ठीक है ना, क्या क्या उसमें चीजें यूज की गई है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको किसमें मिल जाएगी, क्यूआर कोड से, वो स्कैन करने पे आपको सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाएगी, क्लियर है। इसीलिए क्यूआर कोड्स आपके दिए रहते हैं। अब आपके क्यूआर कोड जैसे होंगे उसी के हिसाब से आपको चीजें खुलकर मिलेंगी। जैसे कि मैं बात करूं व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक वगैरह पर आप क्यूआर कोड्स रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप स्कैन करके उस पे फेसबुक की वेबसाइट पहुंच जाएंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट जो भी आपको खोलना है, व्हाट्सएप पे करना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है तो आप वो भी लॉगिन कर सकते हैं, क्लियर है। आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, किसी प्रोडक्ट के क्यूआर कोड पे को मतलब स्कैन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लियर है। व्हाट्सएप को अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर में चलाना तो उस पे जो आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने जो व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर भी चला सकते हैं, क्लियर है। तो ये होते हैं आपके क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है, क्यूआर कोड्स होते हैं, क्लियर है। अब क्यूआर कोड्स आप देखिएगा कुछ ऐसे बने होते हैं, कुछ निखंड चाकोर में बने होते हैं, क्लियर है। कभी भी आप स्कैन करके देखिएगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे तो आप एक बार क्यूआर कोड को जरूर स्कैन कर लें, क्लियर है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे नॉर्मली हम बहुत से लोग घर के सामने बहुत सी चीजें बेचने आते हैं, क्लियर है, तो आप उसे जरूर स्कैन करके लीजिए कि कंपनी जो है वो अच्छी है या नहीं, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। ये होते हैं आपके क्विक कोड्स, सॉरी क्विक रिस्पांस कोड्स, ठीक है, सब क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्यूआर कोड्स कहते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं हम आपके कुछ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपके तो यहाँ मैं नाम देती हूँ, जो सारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं सबके अगर आप देखेंगे सारे, जैसे आप फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है ना, तो सब में आप देखेंगे लमसम सारी चीजें सेम होती हैं, क्लियर है। बहुत सी कम चीजें देखेंगे आप जो आपकी मतलब कम होती, किसी में ज्यादा होती है, फैसिलिटीज ज्यादा होती, किसी में कम होती है, बट नॉर्मली सारी चीजें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। जैसे आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, साथ में आप जो बिल वगैरह है वो भी आप जमा कर सकते हैं, क्लियर। मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहे तो लोन वगैरह ले सकते हैं, क्लियर है। फ्लैट वगैरह बुक करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं आप ना। तो ये सारी जो आपको चीजें मिल जाती हैं, किस पे मिल जाती हैं आपको, सारे जो भी आपके जैसे फोन पे है, गूगल पे है ना, इन सारी चीजों पे मिल जाती है, सारे एप्लीकेशन पे आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में कौन कौन से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पेटीएम है, ठीक है ना, आपका गूगल पे है, फोन पे है, आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है आपका, इसका भी खुद का है, उसका नाम है आईसीआई पॉकेट, ठीक है ना। आपका जियो फोन पे है, ठीक है ना, जो जियो कंपनी की है, जियो फोन पे। एचडीएफसी बैंक का भी है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एचडीएफसी पे, और कुछ ऐसे जीपे करके है, ठीक है, ठीक है ना, जेड पे है, क्लियर है ना, ये चीज है, ठीक है ना। और आपका जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, आपका एयरटेल का है, एयरटेल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, एयरटेल पेमेंट। आपका एम स्वाइप है,
मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। अब आपके में आपका एक है भीम ऐप, ठीक है ना। भीम के बारे में काफी सारे बच्चों ने सुना होगा, ठीक है ना, जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है भीम ऐप। क्लियर है। और तो सारे जितने भी आपके बैंक्स वगैरह होते हैं उन सभी ने क्या कर लिया, अपने अपने एक सॉफ्टवेयर लेकर आ गए हैं, एप्लीकेशंस लेकर आ गए हैं, जिसके थ्रू आप सारे जो भी बैंक्स वगैरह उनमें क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, एक मंथ के अंदर कितना ट्रांजेक्शन किए हैं आपने ना। बैंक की सारी डिटेल्स जो होती हैं आपको किससे मिल जाती है, उनके एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। क्लियर है। एक होता है आपका यूपीआई, मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया, ये होता है आपका यूपीआई, ठीक है ना। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ सिस्टम लिख दिया, यहाँ पर सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूपीआई का इंटरफेस, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। ये आपका फुल फॉर्म है यूपीआई का, ठीक है ना। यूपीआई के थ्रू ही, ठीक है ना, आपके होते ये एक मीडियम है जो कि आपके ये जो मैंने बताया आपको एप्लीकेशंस के बारे में, ये सारे जो टूल्स हैं आपके, वो क्या है, ये आपका यूपीआई एक टूल है। क्लियर है। ये क्या है, आपका टूल है जो कि आप इन सब सॉफ्टवेयर में जब आप एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, यूपीआई के थ्रू ही जो ट्रांजेक्शन है वो करते हैं। जब भी आप अपना फोन वगैरह ऑन करते हो तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास वो जब आप यूज करते हैं पेटीएम वगैरह, ठीक है, जैसे आप ओपन करते हैं तो उसमें लिखा है ना, जब पेटीएम लिख के आता है तो उसके नीचे लिख के आता है यूपीआई। क्लियर है। तो यूपीआई क्या है, एक टूल है, क्लियर है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपने कहीं देखा हो शॉप वगैरह में जब आप जाते हो तो आपको पेमेंट करनी होती है तो आपको वो देता है एक क्यूआर कोड, ठीक है ना। आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो ये जो क्यूआर कोड है, ठीक है ना, ये जो क्यूआर कोड आपको मिला है, जब आप इसे स्कैन करते हो तो ये क्या खुलता है, आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसकी डिटेल पूरी आपको दे देता है, ठीक है ना। इसका क्या कर देगा, आपकी जो आईडी होती है उस आईडी किसमें होती है, आपके इसमें, ठीक है। यूपीआई की अपनी आईडी में आप देखो ना, नंबर लिखते हैं 2 5 6 करके कुछ डिजिट्स के नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। या तो आप वो लिखे, ठीक है ना, या फिर अब आप हर बंदा जो है इंसान है उस सबको बताएगा कि जो यूपीआई की आईडी है वो ये है करके बताता फिरेगा नहीं, और इतनी लंबी आईडी होती है किसी को याद भी नहीं होगी। क्लियर है। तो क्या होता है, ये क्यूआर कोड भी क्या होता है आपका, इसमें भी क्या होता है, आपकी जो इसकी आईडी होती है वो होती है, यूपीआई की जो आईडी होती है वो होती है, ठीक है। जैसे आप इसे स्कैन करते हो आप देखते कि जो वहां पे दुकान का जो पर्सन होगा क्या उसका नाम लिख के आ जाएगा, जिस भी नाम से बनी हुई इसकी आईडी उसका नाम लिख के कर देते हो, पिन डाल के पेमेंट कर देते हो। क्लियर है। तो ये होता है आपका यूपीआई। अब यूपीआई को बनाया किसने है, ठीक है ना, तो इसे बनाया है आपकी एनपीसीआई। ये याद रखिएगा कि एनपीसीआई से काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो यूपीआई है किसने बनाया था, एनपीसीआई ने बनाया है। क्लियर है। आपका जो भीम ऐप है इसे किसने बनाया है, एनपीसीआई ने ही बनाया है। क्लियर है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। किसने बनाया, आपकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, ठीक है ना। और ये जो आपकी है यूपीआई, ठीक है ना, इसे मैनेज कौन करता है, देखता कौन है, तो ये करती है आपकी आरबीआई, ठीक है ना। बनाया किसने है, तो एनपीसीआई ने बनाया है, और इसकी जो देखरेख करता है, इसे मैनेज कौन करता है, तो इसे मैनेज करता है आरबीआई। क्लियर है। आपकी किसको, यूपीआई को। क्लियर है। और भीम ऐप को भी आरबीआई ही मैनेज करता है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपके, याद रखिएगा यूपीआई, ओटीपी एंड क्यूआर, ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके टूल्स। क्लियर है। यहाँ पे जो लिखे हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये जो सारे आपके लिखे हुए हैं ये सारे हैं एप्लीकेशंस। क्लियर है। तो चैप्टर आपका क्या था, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। तो टूल्स कौन से हैं आपके, यूपीआई है, ओटीपी है, क्यूआर है। एप्लीकेशंस क्या है, तो आपके एप्लीकेशंस ये सारे हैं। क्लियर है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज किए जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। क्लियर है। अब जो आपका ये यूपीआई है ये वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जा रहा है और ये मेड बाय इंडिया है, ठीक है ना। इसे किसने बनाया है, तो इसे बनाया है इंडिया ने। इसमें क्या है, जब आपका यूपीआई नहीं आया था तो इसमें क्या होता था कि जब भी आप पैसे ट्रांजेक्शन करते थे तो आप पेटीएम से सिर्फ पेटीएम पे कर सकते थे ना, गूगल पे से करें तो सिर्फ गूगल पे भी कर सकते थे ना, आप दूसरे से आपका कोई और बैंक के सामने कोई और बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे। क्लियर है। बट जब से यूपीआई आया है आपका, तब से क्या है कि आप किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक
या फिर आप मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब ये क्या होते हैं आपके, तो रेमिटेंस में क्या होता है, जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है ना, जैसे आपको कोई फ्रेंड हो गया या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर हो गया ना, पेरेंट्स वगैरह हो गए, क्लियर है, तो क्या करते हो वो जब आपको मनी ट्रांसफर करते हो तो किसके अंडर में आता है, आपका रेमिटेंस में आता है, क्लियर है। फिर दूसरा है बिल पे। अब आप देखते हैं ना सारे जो बिल्स हो गए वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, लाइट, वो आपका क्या बोलते हैं कि कौन से बिल होते हैं, जैसे कोई भी आपको बिल पे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है ना, उसका बिल पे करना है, ठीक है ना, तो ये सारे जो आप बिल्स पे करते हो, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, बिल पे के थ्रू कर सकते हो, यानी कि यूपीआई या फिर आप गूगल पे का यूज करके भी कर सकते हो। फिर आता है मर्चेंट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई शॉप से सामान खरीदते हो, क्लियर है, तो वहां पे जो आप पैसा देते हो वो कैसे आता है, आपका मर्चेंट ट्रांजेक्शन में आता है, क्लियर है। तो इन तीन तरीके से आप अपना ट्रांजेक्शन करते हो, क्लियर है। फिर आपके आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है ना, ये क्या होते हैं आपके, तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हम सभी जानते हैं और यूज भी करते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये क्या होते हैं आपके, अगर मैं बात करूं आपकी क्रेडिट कार्ड की, इसकी बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपका, तो क्रेडिट कार्ड ये होता है जब भी आपको बैंक से, ठीक है ना, जितना भी आपने पैसा जमा किया है उससे ज्यादा पैसा निकालना हो, क्लियर है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्लियर है, यानी कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो उससे एक्स्ट्रा पैसा आपको निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो भी आप अपना जो पैसा निकालेंगे उस पर क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट कब लेगी, जब मान लीजिए आपने आज पैसा निकाला क्रेडिट कार्ड से, क्लियर है, उसने आपको दिया 30 डेज, ठीक है, उसने कहा कि आप मुझे 30 डेज में मेरी पेमेंट वापस कर दीजिए। अगर आपने 30 डेज में इसे पेमेंट वापस नहीं की तो ये क्या करेगा, इस पे इंटरेस्ट लेगा, जितने दिन आप लेट करेंगे उस पे क्या लेगा, ये इंटरेस्ट लेगा, क्लियर है। या फिर आप अगर, ठीक है, लेट करते हैं, इसमें क्या लेगा, वो आपसे लेट फीस लेगा, क्लियर लेगा, जितने भी दिन आप लेट करते हैं वो क्या करेगा, लेट फीस लेगा। फिर दूसरा क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अपने ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसमें भी आपको क्या रहता है, पैसे करते हैं, ये क्या लेता है, आपका चार्ज लेता है बैंक, क्लियर है। तो ये इन तीन तरह से क्या करता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक जो है वो पैसे आपसे लेता है, क्लियर है। दूसरी चीज होती है आपकी डेबिट कार्ड, ठीक है ना, डेबिट कार्ड क्या होता है आपके, तो डेबिट कार्ड से हम क्या करते हैं, जितने मतलब जितने पैसे आपके अकाउंट में जमा है, क्लियर है, आप सिर्फ उतने ही पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, क्लियर है, उससे ज्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते हैं, ये होते हैं आपके डेबिट कार्ड, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड से क्या करते हो, आपके बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो, क्लियर, एक तरीके से आप बैंक से क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, क्लियर है। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आपके बैंक में जितने पैसे हैं आप सिर्फ उतने ही पैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब डेबिट कार्ड में अगर मैं बात करूं उसके टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के होते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्लियर है, सिक्योर्ड मिल जाएगा आपको, अनसिक्योर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ होते हैं आपके, जैसे आप टिकट वगैरह लेते हो उनमें आपको क्या बोलते हैं कि कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं, क्लियर है। तो आपके बहुत सारे आपको 10-15 तरीके के मिल ही जाएंगे, क्लियर है। तो अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो मेन आपके डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ही था जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर है। तो ये हो गए सारे आपके एप्लीकेशंस, ठीक है ना। अब आपके कुछ होते हैं इंटरनेट के थ्रू आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना, क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्लियर है। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, और हाँ, यूपीआई के थ्रू आप एक दिन में 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख तक का आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें किसके थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेट बैंकिंग की। तो नेट बैंकिंग में क्या आता है, आपका आता है एनईएफटी, ठीक है ना, फिर आरटीजीएस, ठीक है ना, आईएमपीएस, क्लियर है। ये तीनों कैसे हैं आपके, तो ये आपके आते हैं नेट बैंकिंग के अंदर में, ठीक है ना। अब नेट बैंकिंग में सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी की, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका
नेशनल इनेबल फंड ट्रांजेक्शन। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें एनईएफटी में क्या होता है आपका कि इसमें आपके दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं। दो बैंक कौन कौन से? जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो एक आपका बैंक हो जाएगा, क्लियर है, फिर जिस भी पर्सन को आप तो ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे उसका बैंक, क्लियर है। तो दो पर्सन एंड दो बैंक आते हैं और साथ में क्या आ जाएगी आपकी एनईएफटी जो कंपनी है वो आ जाएगी बीच में, क्लियर है। तो जो एनईएफटी है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, क्लियर है। इसमें क्या होता है, बट जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं ये क्या करता है, बैच प्रोसेस पे काम करता है, क्लियर है। जब इसके पास 5 या फिर 6 बैचेस का जो बना लेगा, ट्रांजैक्शन का एक बैच बना लेगा, उसके बाद ही ये क्या करता है आपका पेमेंट आगे भेजेगा, क्लियर है। जैसे कि अगर 5 लोगों ने अप्लाई किया है एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करने के लिए, क्लियर है, तब तो ये क्या करता है, जब इन 5 का एक बैच बन जाएगा तब ये क्या करेगा, आगे मनी को भेजेगा, वरना ये ट्रांजैक्शन नहीं करता। जैसे अभी आप चाहते हैं तुरंत मैं पैसे भेजूं और सामने वाले पर्सन को मिल जाए, क्लियर है, तो आप एनईएफटी का यूज बिल्कुल भी नहीं करिए, क्लियर है। इससे क्या होता है, अगर जब तक इसके पास 5-6 जो ट्रांजैक्शन है वो इसे नहीं मिल जाते हैं और जब तक इसका एक बैच कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये आपका ट्रांसफर नहीं करेगा पैसा, क्लियर है। अब बात करते हैं आरटीजीएस का, क्लियर। आरटीजीएस का क्या होता है, रियल टाइम, फुल फॉर्म होता है इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या था आपके एनईएफटी में क्या था आपका कि बैच बनाना था, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी को अर्जेंट पैसे भेजने हैं तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, किसका, एनईएफटी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। बट अगर आप आरटीजीएस का यूज कर रहे हैं तो आप जैसे ही पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे, जैसे ही आप भेजेंगे कि क्या होगा, तुरंत सामने वाले पर्सन के पास पैसे आपके पहुंच जाएंगे, क्लियर है। और ये क्या होता है आपका जो एनईएफटी का यूज होता है वो छोटे अमाउंट के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना। इसमें क्या है आपकी, आप मिनिमम 5,000 से 50,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्लियर, या फिर 1 लाख का, ठीक है ना, इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, क्लियर है। आरटीजीएस में क्या होता है आपका 2 लाख से लेकर के अबव में इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो मिनिमम लिमिट है क्या, 2 लाख तक इसमें अमाउंट भेज सकते हैं, क्लियर है, और इससे आप ज्यादा ही भेज सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसकी जो लिमिट है 1 लाख नहीं 2 लाख है, ठीक है, मैक्सिमम किसकी है, 2 लाख है इसकी एनईएफटी की, क्लियर है। और आरटीजीएस की क्या है कि आप 2 लाख से अबव पैसे भेज सकते हैं और इसमें जो आपकी मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना, आप जितना चाहे उतने पैसे भेज सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो किसका यूज करती हैं, तो आरटीजीएस का यूज करती हैं, क्लियर है। अब आपका आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा और ज्यादा आपका फास्ट है, क्लियर है। इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्पीड में पैसे भेज सकते हैं, तुरंत मैंने यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया एंड सामने वाले पर्सन को मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये जो 3 थे आपके, ये क्या था आपके नेट बैंकिंग थे, क्लियर है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पूछता है कि आप किस मेथड से ट्रांजेक्शन जो है वो करना चाहते हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि आप किससे ट्रांजेक्शन अपना करना चाहते हैं, क्लियर है। अच्छा, आपके चैप्टर में एक और चीज है, जैसे कि अगर जैसे आपका यूपीआई वगैरह या फिर आपका पेटीएम वगैरह है, ठीक है ना, तो अगर आप इन्हें अपने मोबाइल में अगर आप इसे डालते हैं तो इसमें अपनी आईडी वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें आप सभी बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी चीजें क्या होती हैं आपकी, आपसे पूछता है यूजर नेम, ठीक है ना, क्या पूछेगा आपसे, यूजर नेम पूछता है, फिर पूछता है आपका पासवर्ड, ठीक है ना, एक होता है आपका एम पिन, ये आपको बनाना होता है अपना, क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना पड़ता है इसे, ठीक है ना। आपको क्या बनाना होता है, एम पिन जनरेट करनी होती है अपनी, देन क्या कर सकते हो, आपका जो मतलब आपका जो भी आपने डाउनलोड किया होगा या फिर अगर आपने फोन पे, पेटीएम या जो भी आपने डाउनलोड किया या फिर अगर आप यूपीआई पे बनाना चाहते हैं अपनी आईडी, क्लियर है, तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बस यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन आपको एम पिन बना सकते हैं, क्लियर, जनरेट कर लेंगे इसे एंड देन आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन
कर सकते हैं। क्लियर है? अब पैसे ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी पेटीएम वगैरह की, ठीक है, तो पेटीएम के साथ ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपके पास कोई क्यूआर कोड होता है, क्लियर है, या फिर कभी कभी आपके पास कोई पिन कार्ड किसी का फोन नंबर वगैरह होता है, ठीक है ना, आप क्या करते हो उसे नोट करते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो आप उसे स्कैन करते हो, क्लियर है। स्कैन करते ही सामने वाले पर्सन की साइड डेटा आपको मिल जाती है। देन आप क्या करते हो, आपकी जो भी अमाउंट वगैरह कितना आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है वो डालते हो। देन आप अपना क्या डालते हो, पिन डालते हो और क्या करते हो, अपना जो भी मनी जितना भी ट्रांसफर करना है आप ट्रांसफर कर लेते हो। क्लियर है। अगर आप लोगों को देखना हो कि अगर आपको किसी पे भी, चाहे फोन पे हो चाहे गूगल पे हो, किसी की भी अगर आपको जानना हो कि आप कैसे अपनी आईडी बनाओगे, आपको कैसे ट्रांजैक्शन करना है, क्लियर है, या फिर मैंने आपको जितने भी एप्लीकेशंस बताए हैं, जो जैसे आपका फोन पे है, आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का है, जियो फोन पे का है, क्लियर है ना, इन सब में से आप किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कैसे आपको मतलब उसमें लॉगिन करना है, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी। इसकी एक वीडियो मैं प्रॉपर बना दूंगी जिससे आप देख करके सीख सके सॉरी। तो अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज की इस क्लास से अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वही बताऊंगी। और अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या फिर आप कोई कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।